तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का डिस्कशन कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों आपके साथ क्या होगा कि इक्वेशंस तो होंगी, लेकिन उन इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा आपको कभी कभी टिपिकल काम लगेगा। उस टिपिकल काम को किस तरह से इजी बनाना है, तो उस काम को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने आपकी एक क्लास नोट्स खोल दी है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आपके पास दो इक्वेशंस दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी दो इक्वेशंस, ठीक है। अगर आप इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो मैं इनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूँ। 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने इन दो इक्वेशंस को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे a1 की जगह 3 है, b1 की जगह 2 है, c1 की जगह 7 है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ध्यान से देखिए, a2 की जगह 2 है, b2 की जगह 3 है और c2 की जगह 5। तो बच्चों कभी कभी आपके साथ हादसा ये होगा कि आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करने में लगे जरूर हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं होंगे। तो आप पहले से ही पहचान लीजिए वो दो इक्वेशन सॉल्व होने वाली है या नहीं होने वाली। उसके लिए कंडीशंस होती है। जैसे बच्चों फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे आपने दो इक्वेशंस लिखी है, तो इसमें a1 अपॉन a2 क्या होगा, 3/2 होगा ना। b1 अपॉन b2 क्या होगा, 2/3। तो क्या 3/2 2/3 के इक्वल होता है? कहोगे नो सर। तो बच्चों कभी भी अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो एक लौता अकेला सॉल्यूशन होगा, उसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। या आप ऐसे समझो, उसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास ही क्या होगा, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और उस यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी वो एक लौता सॉल्यूशन होगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो इस लाइन पे भी लाई करेगा और वो सॉल्यूशन इस लाइन पे भी लाई करेगा। दोनों लाइन पे लाई भी करना देख लो, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट्स के लिए क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला जो मैंने ब्लू पॉइंट बनाया है ये दोनों लाइंस के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप यूनिक सॉल्यूशन समझ गए हैं तो अब आप इसमें थोड़ी सी और बातें समझ लीजिए कि सॉल्यूशन अगर किसी भी तरह का एग्जिस्ट करे तो उसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। तो आप यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको कंप्लीट लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि कंसिस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ये भी आप लिख सकते हैं साथ में। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होता है और वो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये पहला केस याद रखना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बच्चों एक केस होता है बी। अगर आपके पास कोई लिख दे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ऐसे केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास गिवन है वो कंसिस्टेंट तो है, तो हम लोग लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट तो है, लेकिन सॉल्यूशंस कितने हैं? कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। कंसिस्टेंट तो है लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आप क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो आपको वहां पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि अगर इस तरह की कंडीशन है, जिस कंडीशन को मैंने बॉक्स में डाला, अगर इस तरह की कंडीशन है तो उस तरह की कंडीशन के केस में आपको सिर्फ लिखना होता है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर इस तरह की कंडीशन है तो इस तरह की कंडीशन में आपको बताना होता है कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? अब सी पार्ट देखो,
सी पार्ट देखिए बच्चों, लेकिन आप ये भी मन में पूछ रहे होंगे कि सर ऐसा कोई केस होता है? बिल्कुल होता है, देखिए मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। जैसे बच्चों आपने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3y + 4 = 0। आप क्या करिए, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x + 6y + 8 = 0। तो तुम कहोगे सर ये क्या है? आपने इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब चेक करो कि ये जो दोनों इक्वेशंस हमने लिखी, ये दोनों इक्वेशंस को अगर तुम सॉल्व करने बैठोगे तो ये सॉल्व नहीं होगी। आप चाहे जैसे भी पूरी ताकत लगा दीजिए, सॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा केस काम कर रहा है, चेक करो। a1/a2, b1/b2, c1/c2, चेक करो ये रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। चेक करो, जो 2/4 होता है वही 3/6 होता है, वही 4/8 होता है, हाफ हाफ हाफ। तो कभी भी रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो उस केस में आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने नहीं बैठ जाएंगे। पता पड़ा आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये सॉल्व हो नहीं पाएगी, चाहे आप किसी भी मेथड से करिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कभी कभी आपको इस तरह की इक्वेशंस मिल सकती हैं, उसमें कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस को समझना पड़ता है कि पता पड़ा हम वर्किंग करते जा रहे हैं लेकिन आखिरी में रिजल्ट आना ही नहीं है। तो बच्चों इस तरह का अगर रिजल्ट आपको दिखने लगे इक्वेशंस के बीच में, तो समझ लीजिएगा वो होता है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जिसको आप प्रैक्टिस के दौरान देखेंगे। उसके बाद बच्चों सी पार्ट आप देखिए, ठीक है? सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपको नया केस बता रहा हूं। ये देखिए सी पार्ट, सी पार्ट में हमने लिख दिया a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। अगर ऐसा है तो बच्चों आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। कैसा लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अब बच्चों आपके मन में आएगा कि सर ये बताइए, आपने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहा, तो इन ये लाइंस दिखती कैसे है? जैसे आपने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो एक सॉल्यूशन दिखता है। लेकिन ये बताइए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में ये सॉल्यूशंस दिखते कैसे हैं इनफाइनाइटली मेनी, जिनको हम निकाल भी नहीं सकते? तो हमने कहा देखो बेटा, ऐसा है कि मान लो तुमने बी वाला केस कंसिडर किया और तुमने लाइन बनाई। ये देखो ये पहली लाइन आपने बनाई। मान लो इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0। ठीक है, लाइन तो आप बनाना जानते हैं, ये लाइन आपने बना ली स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट लाइन किससे मिलकर बनी होगी? खूब सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। कोई भी लाइन किससे बनी होती है? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर के बनी होती है। अब आपने क्या किया कि इसी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके आपने दूसरी इक्वेशन बनाई। तो जब आप दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दूसरी इक्वेशन पता है कहां लाई करेगी? इसी इक्वेशन के ऊपर आ जाएगी। इसी इक्वेशन के ऊपर दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में फिर से पॉइंट्स क्या हो गए? कॉमन हो गए, और वो भी खूब सारे पॉइंट्स कॉमन हो गए। तो लाइंस यहां पर क्या करने लगती है? ओवरलैप करती है, सेम लाइंस होती है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है। तो वाकई में अगर आप लाइंस के टर्म्स में समझना चाहते हो तो लाइंस के टर्म्स में हमने आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको आप निकाल सकते हो। लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि खूब सारे सॉल्यूशंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, क्योंकि कोई भी लाइन खूब सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो कोई लाइन है उसमें आपने 2 का या 3 का या 4 का मल्टीप्लाई करके कोई नई लाइन बनाई, तो उस नई लाइन का ग्राफ पुरानी वाली लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे कैसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइटली, क्योंकि खूब सारे पॉइंट्स आपस में कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस में बताएंगे बेटा। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि यहां पर लिखना चाहें तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सेम लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस भी आप लिख सकते हैं। सेम लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी।
तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशंस है, सेम लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और अगर आप कम समझ पाते हैं तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में है इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो आप अपने मन से बता सकते हैं कि दो लाइंस किस तरह से दिखे ताकि वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट भी ना कर पाए। तो तुम कहोगे सर दो लाइंस पैरेलल लाइंस हो सकती है। यस, अगर लाइंस आपस में पैरेलल है तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो बच्चों कभी भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो ये केस होता है नो सॉल्यूशन का। यानी कि अगर आप इसको लाइंस के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस। क्या लिख सकते हैं? पैरेलल लाइंस। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपके पास तीनों केसेस की चर्चा की कि अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो तो फर्स्ट वाली कंडीशन यूज करनी है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो सेकंड वाली कंडीशन आप यूज करेंगे, और अगर आपके पास नो सॉल्यूशन हो तो थर्ड वाली कंडीशन आप यूज करेंगे, यानी कि सी पार्ट। सी पार्ट को भी मैंने उठा के बॉक्स में डाला। तो पहले बच्चों इतना नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। इतना सभी बच्चे नोट करें, मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। बच्चों अभी मैंने आपकी एक वर्कबुक उठाई है, उस वर्कबुक से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बताया है। 6 क्वेश्चन सभी लोग नोट भी कर सकते हैं, मैं बहुत आराम से बताऊंगा। तो 6 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 7, 2ax प्लस आपके पास बड़ी सी इक्वेशन आप देख सकते हैं, कह रहा है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो बताओ a और b की वैल्यू क्या है? ये क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इसको पहले नोट करें और मैं इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली तरीके से आपको करके भी दिखाऊंगा। सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो फिर वैल्यू कैसे? तो बच्चों मैंने अभी आपको कैसे सिखाया कि अगर कोई इक्वेशन होती तो इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, पहले मैंने बताया। इक्वेशन को लिखते हैं ax, ध्यान से देखो, प्लस by, 7 को उधर ले आओ, -7 = 0। तो तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल आपने वैसे लिख दिया, तो सर वैल्यूज लिख लें a1 की। बिल्कुल लिख लो। a1 क्या है? 2, b1 क्या है? 3 और c1 क्या है? -7। ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है मैंने इसको लिख दिया a1x + b1y + c = 0, क्योंकि c हमने इधर ला करके लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। तुम कहोगे सर दूसरी इक्वेशन, हमने कहा दूसरी इक्वेशन को तुम खुद ही चेंज कर लो। तुम कहोगे सर 28 उधर है ना, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। बिल्कुल ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा? -28 = 0। फिर तुम कहोगे सर यहां से निकल आएगा a2 b2 c2। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलो a2 बताओ। कहोगे सर a2 होगा x का कोएफिशिएंट 2a। b2 बताओ a + b। c2 बताओ -28। ठीक है, ये हो गया a2 b2 और c2। ठीक है, चलिए अब कहोगे सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की आपने कंडीशन बताई थी। कंडीशन थी आपकी सर, हमें याद है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये कंडीशन सर आपने बताई थी, ये कंडीशन आपने लिख दी। ठीक है, तो a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 2a। ध्यान से देख रहे हो, a1 a2 देखो, a1 ऊपर 2 है लिखा है आपके पास, a2 2a है, इज इक्वल टू b1 क्या है? 3, b2 क्या है? a + b, c1 क्या है? -7, c2 क्या है? -2। ओके सर ये तो आपने इक्वेशन बना दी, आप बन सकती थी इसलिए बनाई। अब ध्यान से देखो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे,
तो सर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिख रहा है, नहीं कैंसिल करते हैं, बाद में करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 7 4 जा 28। तो तुम कहोगे सर ये तीनों तो आपस में इक्वल है, तो इनको इक्वल कर लीजिए, ठीक है। देखो बेटा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है ना। तो एक बार क्या करो, एक बार इसको इसके इक्वल कर लो, फिर एक बार इसको इसके या इसके इक्वल कर लो, तो जिससे तुम्हारा काम बने बस इक्वल करके निकालो। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, करें करो। तो बेटा यहाँ पे जो 1/a है वो 1/4 हो गया, ठीक है। यहाँ से a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 के इक्वल कर दिया तो a 4 आ गया। दूसरी इक्वेशन देखो, तो दूसरी इक्वेशन हम बनाए, दूसरी इक्वेशन बच्चों देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना देते हैं, तो क्या बन जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 12। क्या समझ में आ रहा है? दूसरी इक्वेशन ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 12। क्या समझ में आ रहा है? तो लिखोगे a प्लस b इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। तो वो सर a की वैल्यू 4 पुट कर दें, b की वैल्यू आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इज 12 माइनस 4 इज 8। मैं इनको लिख देता हूं, तुम कहोगे सर आंसर तो आ गए, जो a है वो 4 है, b जो है 8 है, यानी ऑप्शन हो गया आपका सी पार्ट। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप 7th क्वेश्चन देखते हैं तो 7th क्वेश्चन में आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल हमेशा बना लिया करिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ट्रायंगल इसलिए दिया गया था क्योंकि आप यूज कर सकते थे कि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप यूज करेंगे तो तीनों एंगल्स का सम कितना है 180। ये बात समझ में आती है? इसमें एंगल सी आपके पास 50 डिग्री है, लेकिन ये कह रहा है जो एंगल ए है वो एक्सीड कर जाता है। देखो एंगल ए एक्सीड एंगल बी बाय 44, एंगल ए जो है एंगल बी से 44 एक्सीड कर जाता है। देखो ये क्वेश्चन कई बच्चे गलत बना देते हैं, लेकिन इसमें लिखा क्या है एंगल ए एक्सीड, एक्सीड का मतलब बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है बी से 44, बी से 44। तो ये क्वेश्चन समझ में आई? समझ में आई? तो बच्चों अब आपके पास जो इक्वेशन है उसको हम यूज करते हैं, ये इक्वेशन चलो यूज करते हैं। एंगल ए क्या है? तो सर एंगल ए की वैल्यू है एंगल बी प्लस 44, और एंगल बी क्या है? एंगल बी लिख दो। एंगल सी कितना है 50 इज इक्वल टू 180। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। ये देखिए ये ए है, ये बी और ये सी, इनका सम कितना है 180। कितना है 180। कहोगे सर ये तो बी में इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी आ जाएगा तो बाकी एंगल भी निकाल लेंगे। बिल्कुल, बी प्लस बी कितना हो गया 2b हो गया, b प्लस बी कितना हो गया 2b, और ये हो गया 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 4 9 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यानी कि 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 94, 180 माइनस 90। 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बचेगा 8। क्या 86 आएगा? ध्यान से देखिए, तो यानी एंगल बी कितना आया 86/2, यानी कि 43, एंगल बी आ गया 43। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान से देखो, एंगल बी की जगह 43 पुट कर दो तो एंगल क्या आ जाएगा ए, 43 प्लस 44 कितना हुआ 87। तो बच्चों देखो आपका एंगल 87 आ गया। यस, आंसर है डी पार्ट। सब बच्चे सॉल्यूशन को फिर से चेक करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपके पास गिवन है द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो कौन सा, तो आपने कंडीशन भी बताई थी कि सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लीजिए। इक्वेशन है आपकी बच्चों kx, इक्वेशन तो साफ साफ नजर ही आ रही है, इक्वेशन को देख करके हम डायरेक्ट abc लिख लें। यस
तो बच्चों a1 क्या है k, K b1 है -3, c1 है 6। नहीं समझ में आया तो देखो ये a1, ये b1, ये c1, समझ में आया? चलिए a2 लिखें। a2 कितना है 4, a2 है 4, b2 है -6 और c2 है 15। अब तुम कहोगे सर आपकी कंडीशन तो हमको पता है, नो सॉल्यूशन कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हो गई कंडीशन। आगे कंडीशन समझ में? चलिए a1 अपॉन a2 क्या हुआ a अपॉन K upon 4 b1 अपॉन minus क्या 3 हुआ upon minus 6 -3 अपॉन -6। c1 अपॉन c2 क्या है 6 upon 15 6 अपॉन 15। तो ये बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया है अभी। -3 -6 तो ये k अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, यानी कि 3 अपॉन 6 क्या होता है 1/2 1.2, माइनस से माइनस कैंसिल, इज नॉट इक्वल टू 6 अपॉन 50। तो बच्चों एक काम कर लो, नॉट इक्वल टू का साइन छोड़ो, k की तुम्हें कंडीशन निकालनी है तो k की कंडीशन यहीं से निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना? k चाहिए वो k से लेना देना है। तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 4, यानी k इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, यानी आंसर आपके आ गया k इज इक्वल टू 2। बी पार्ट आपका राइट आंसर। चेक करिए सही बच्चे। मुझे क्वेश्चन नंबर 13 को करने के लिए आपने देखा होगा कि आपके पास इक्वेशन जो दी है, और इस इक्वेशन को अगर आप डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो आपके पास एक ही इक्वेशन है जो मैच करती है, और वो इक्वेशन है आपकी dy। और बच्चों अगर आप इस कंडीशन को नहीं याद रख पाते हैं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 4/12 इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू 15/45, है ना? ये रेशियो सारे क्या है इक्वल, इसलिए भी यहाँ पे कौन साइड जो आंसर होगा वो डी पार्ट। क्या सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको फिर से करना है, और वो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आप ध्यान से देखिए, मैं ही इसको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। अब तुम कहोगे सर आप बड़ी दुविधा है। हमने कहा दुविधा किस बात की? कह रहा सर डिनोमिनेटर लिखा है पहले ही बड़ा है, न्यूमरेटर की हवा नहीं है क्या है? तो हमने कहा न्यूमरेटर मान लो क्या है x, तो डिनोमिनेटर उससे कितना बड़ा है 3, वो है x + 3। नहीं समझे? फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है। उल्टा पता था क्या? न्यूमरेटर ऊपर ही होता है। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 3। अब न्यूमरेटर पता नहीं तो x मान। अब तुम्हारा यही आंसर है, अब तुमको मेहनत करनी होगी, x निकाल लो तो तुम्हारा फ्रैक्शन आ जाएगा, ऊपर x नीचे x +, यही तुम्हारा आंसर। अब इस आंसर को निकालने के लिए तुम्हारे पास डिस्टर्बेंस दिया गया है कि क्या लिखा है? लिखा है if 3 is subtracted from numerator, देखो लिखा है if 3 is subtracted from numerator and 2 is added to denominator, denominator क्या है x + 3, ये देखो 2 मैंने ऐड कर दिया and 2 is added to denominator, the new number क्या है? ध्यान से देखो, न्यू नंबर है, देखो क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, न्यू नंबर बिकम्स 1/5, न्यू नंबर बिकम्स 1/5। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसको 1/5 कर, ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों ये हो गया x - 3 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1/5। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 टाइम्स x - 3 इज इक्वल टू x + 5। ठीक है,
ये हो गया 5x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5x माइनस x इज इक्वल टू 5 प्लस 15। समझ में आ रहा है? Yes. इसको और सॉल्व करो। 4x इज इक्वल टू 20 यानी x इज इक्वल टू 20/4 यानी कि 5 x 5 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या था? x अपॉन x प्लस 3 यानी कि 5 अपॉन 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। तो आंसर आपका हो गया 5/8। सब बच्चे ध्यान दें, आंसर आपका आ गया 5/8। कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों? एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर इज सी पार्ट। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया है, एक बार इसको आप रीचेक करिए, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो बच्चों देखो स्कूल में कैसे करते हैं, पहले हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो वो आएगा 2 अपॉन 4 व्हिच इज इक्वल टू 1/2। फिर हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो वो आएगा 1/2 डायरेक्टली लिखा। फिर हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे 3 अपॉन 6 है, 3 अपॉन 6 भी 1/2। तो बच्चों कंडीशन हो गई कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू है c1 अपॉन c2। तो ये बच्चों क्या हो गया? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। क्या होती हैं? ओवरलैप। कहने का मतलब बच्चों ये ही पहली लाइन है और इसी के ऊपर आपको क्या दिखेगी? दूसरी लाइन। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोइंसिडेंट लाइंस। समझ में आया? नहीं, तो कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं इनको। तो आंसर इज कोइंसिडेंट लाइंस। और आप इस बात को दोबारा समझाते हैं, उस समय आपको समझ में नहीं आया था। अब देखो जो लाइंस होती है वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर के बनी, तो इनके बीच में कितने सॉल्यूशंस कॉमन है? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन, इसलिए हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये इसका तरीका होता है।